नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर को समझ लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है वो सारे एंटरप्राइजेस, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनको कि गवर्नमेंट जो है ऑन करती है या मैनेज करती है, रन करती है। जैसे रेलवे जो है वो पब्लिक सेक्टर में है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर में है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी एंड सो ऑन, बहुत सारी हैं, नवरत्न, महारत्न। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के दायरे में ही आती हैं। अब पब्लिक सेक्टर का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे 1947 से देखें 80-81 तक तो पब्लिक सेक्टर इंडिया में बढ़ता चला जा गया, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा था, रोल बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद 91 में आते आते अचानक जो है, जो नई पॉलिसी आई, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसने गवर्नमेंट के रोल को या पब्लिक सेक्टर को घटाना शुरू कर दिया। और अब देखें तो मात्र 20% जो है जीडीपी का वो पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, 20% है ना, बाकी का 80% प्राइवेट सेक्टर से आता है। पर अभी भी पब्लिक सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इंडिया जैसी या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए पब्लिक सेक्टर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो उसके रोल को समझ लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की इम्पोर्टेंस है, वैसे ही कैपिटल या पूंजी जो है किसी भी इकोनॉमी की सेहत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करता है सेविंग पे, और सेविंग अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट हैज़ टू कम फॉरवर्ड, सरकार को आगे आना पड़ता है, चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, कैपिटल क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। और उसके लिए सरकार क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कें आ गई, रेलवे लाइंस आ गई, एयरपोर्ट्स आ गए, तो डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं एंड सो ऑन। तो वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सरकार क्रिएट करके देती है, बेसिक इंडस्ट्रीज़ बनाती है, ठीक है। बेसिक इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जिनके बेसिस पर बाकी इंडस्ट्रीज़ ने या बाकी की इकोनॉमी ने ग्रो करना है। जैसे स्टील हो गया, कोयला हो गया, या आयरन हो गया, गैस हो गया। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और उनमें प्रॉफिटेबिलिटी भी आने में बहुत टाइम लग जाता है, जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ये इंडस्ट्रीज जो है पब्लिक सेक्टर में ही रन की जाती हैं, ख़ास तौर पे डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेजेस में। तो इसलिए गवर्नमेंट का या पब्लिक सेक्टर का ये एक बहुत बड़ा रोल है। रीजनल डेवलपमेंट आप देखिए कि अपने इंडिया के अंदर देख लीजिए, एक तरफ जो है महाराष्ट्र है, गुजरात है, एक तरफ बिहार है, उड़ीसा है ना। तो बहुत सारे ये जो रीजनल इम्बैलेंस है कि एक सेक्टर, एक एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और दूसरा बहुत अंडर डेवलप्ड है। तो उसको सेट करने के लिए या उसको इवन डेवलपमेंट के लिए, इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए जो है वो गवर्नमेंट ही काम करती है कि भाई नेक्स्ट इंडस्ट्री हमने गुजरात में नहीं बिहार में खोलनी है या पंजाब में खोलनी है। तो इस तरीके का काम जो है वो पब्लिक सेक्टर में ही पॉसिबल है। यदि मैंने कहीं पैसा लगाना है तो नेचुरल है कि मैं वहाँ लगाऊंगी, यानी प्राइवेट पर्सन वहाँ लगाएगा जहाँ पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। देन रेवेन्यू जनरेट करके देती है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नवरत्न, महारत्न। तो ये पैसा भी जो है कमा के देती है सरकार को। तो पब्लिक सेक्टर से पैसा भी आता है और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। लोग सरकारी नौकरियों पे होते हैं, आपको पता है। देन है सेल्फ रिलायंस, यानी कि सरकार जो है इस तरीके से काम करती है ताकि हमें आत्मनिर्भरता मिले। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आया गया ताकि जो है एग्रीकल्चर में हमें सेल्फ रिलायंट हो जाए हम। इक्वालिटी के लिए काम करती है। फिर इम्पोर्ट जो हमारा विदेशी व्यापार है, फॉरेन ट्रेड है, उसको सेट करने के लिए इम्पोर्ट को कम करती है। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को यहाँ अपने देश में बनाने की कोशिश करती है। जैसे आपको पता है स्वदेशी अपनाओ एंड ऑल, है ना, या मेक इन इंडिया। तो सब इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करती है और एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है कि जितना ज़्यादा हो सके
बाहर हम सामान बना कर दें ताकि जो है हमारे घर में डॉलर आए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब उसकी इम्पोर्टेंस, रोल और ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं डिफेक्ट्स के बारे में। तो डिफेक्ट्स के लिए पब्लिक सेक्टर जाना जाता है। सबसे पहली चीज़ है कि एफिशिएंसी का ना होना, कार्यकुशलता, कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा रिसोर्सेज लगा के कम क्रिएट किया जाता है, तो इसीलिए इसको अकुशल या इनएफिशिएंट कहा जाता है। और उसका कारण है पुअर मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट नहीं होती। यदि आप अच्छे से मैनेज ना करें तो आपका दिन अच्छा नहीं निकलता। तो नेचुरल है कि यदि इतना बड़ा अदारा है, यदि इसमें मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चीला होना। पब्लिक सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा, यदि मान लीजिए कि मुझे कहा जाए कि किसी इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट के अदारे के अंदर एक रूम बनाना है और एक मेरे घर पे बनाना है, तो मेरे घर पे यदि 5 लाख लग रहे हैं एक कमरे को बनाने में, तो मान के चलिए कि वहाँ 8 से 10 लाख लगेंगे या इससे भी ज़्यादा लगेंगे। और उसका कारण आपको पता है, यहाँ पर करप्शन है, रेड टेपिज्म है, बार्गेनिंग ना करना है, या अपनापन, ये सेंस ऑफ ऑनरशिप जिसे कहते हैं, उसका ना होना है। तो नो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती, कोई कितना भी नुकसान कर जाए। लेकिन आम तौर पर अभी हमारे यहाँ सिस्टम ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति की या एक इंस्टीट्यूट की जिम्मेवारी तय की जाए, तो वो नहीं की जाती है। इसी वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। टाइम, एनर्जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया, बहुत ज़्यादा डिलेज एंड डिलेज, बहुत सारी देरियां की जाती हैं, फाइल पे फाइल पड़ी रहती है, एंड सो ऑन। ओवर स्टाफिंग, स्टाफ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। सरकार का जो स्टाफ पे जो खर्च है, यानी कि लेबर पे जो खर्च है, या जो एम्प्लॉयड लोगों पे खर्च जो है, वो इतना ज़्यादा है कि जो है पब्लिक सेक्टर अकेला पूरे इकोनॉमी का क्रिएट करता है 20% और 40% सैलरीज पे बांट देता है। तो इसलिए ओवर स्टाफिंग का चक्कर है। करप्शन, रेड टेपिज्म की बात हो चुकी है। अंडर यूटिलाइजेशन, कि जितना हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर जितना कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से कम इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको अंडर यूटिलाइज्ड कहा गया है। मेंटेनेंस का बड़ा इशू है। यदि आप एक घर बनाएं, उसको मेंटेन ना करें तो कितने दिन खूबसूरत रहेगा। तो यहाँ पर बड़े बड़े अदारे, इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, मशीनें लाई जाती हैं, पर मेंटेनेंस के अभाव में जो है वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मेंटेन करना यदि जिम्मेवारी बनाया जाए उसको, तो पॉसिबिलिटी है। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, जैसे मैंने कहा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको सेटअप करने में या उनको रिटर्न देने में काफ़ी साल लग जाते हैं, 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, और तब तक उनकी कॉस्ट जो है मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। ओवर कैपिटलाइजेशन, बहुत जो है कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत मैकेनाइज्ड होता है सिस्टम, और उसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से सारा फ्लॉप शो हो जाता है। और यहाँ पर लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप देखें, ये हमारे पास डेटा है, 80-81 में नेगेटिव था प्रॉफिट जो था वो नेगेटिव ही था ही नहीं, 1.1% माइनस में था, यानी कि लॉस हो रहा था। 2001 से प्रॉफिट होना शुरू हुआ, 4.7 हुआ, 9.7 हुआ, लेकिन फिर कोरोना काल में वो प्रॉफिट कम हो गया। तो कुल मिलाकर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है इंस्टीट्यूट। या ग्रोथ तो होती है 50-50%, 80% तक भी हो जाती है, और यहाँ पर अंडर 10 है, कभी भी 10 से ऊपर नहीं हुई है। तो इसलिए इनको चलाना जो है आमतौर पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए रिफॉर्म्स सजेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि आप ये नहीं भूल सकते कि पब्लिक सेक्टर का अपना एक रोल है। रोल क्या है, जो हमने यहाँ जिक्र किया है, इक्विटेबल डेवलपमेंट है, सबका विकास, सबका साथ एंड ऑल, ठीक है। तो इस वजह से रिफॉर्म्स जो कहे जाते हैं वो क्या क्या है, मतलब बंद करने की बजाय या ख़त्म करने की बजाय इसको सेट किया जाना चाहिए, इसमें कमियों को दूर किया जाना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो, एफिशिएंट मैनेजमेंट हो, तो जो है ये जो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये प्रॉफिट मेकिंग में बदल सकते हैं। उसके लिए रेगुलर इंस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी,
ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का रोल एट टाइम्स इतना ज़्यादा बाइंडिंग होता है। आपको यदि सरकारी एरिया के अंदर एक पेन भी खरीदना है तो इतनी बड़ी प्रोसेस है कि उससे बंदा थक जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसको ऑटोनॉमी दो, थोड़ा सा लिविंग स्पेस दो, ताकि ये अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम कर सके। तो इसीलिए 87-88 के अंदर जो है एक आयोग ने ये सिफारिश की थी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जाने चाहिए, और तब एक इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया था, और अब करीब 144 इंस्टीट्यूट इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने ये MOU साइन किया है, और वो ऑटोनॉमी के साथ अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लीस्ट इंटरफेरेंस के साथ। फिर ऑडिटिंग होती रहनी चाहिए, यानी वित्तीय जांच होती रहनी चाहिए ताकि करप्शन का खतरा ना हो। फुल यूटिलाइजेशन, प्लांट को उतना ही ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए जितनी कि उसकी कैपेसिटी है, और अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग सेक्टर्स के इंस्टीट्यूट्स को एक एरिया के अंदर या एक चीज़ एक धागे में बांध देना चाहिए ताकि वहाँ लार्ज स्केल इकोनॉमीज़ को हम अचीव कर सकें। देन अकाउंटेबिलिटी की बात हम पहले कर चुके हैं कि जिम्मेवारी फिक्स की जानी चाहिए। यदि गलती है तो उसको जो है पॉइंट आउट किया जाना चाहिए और उससे भरपाई भी करवाई जानी चाहिए ताकि एफिशिएंसी आए। जो लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, ओवर स्टाफिंग का इशू हमने देखा, तो उनको या तो कहा जाए कि भाई आप तुम्हारा काम करने को मन नहीं है, तुम नहीं कर सकते, चले जाओ जी, ठीक है, रिटायरमेंट ले लो। और यदि वो नहीं रिटायरमेंट के लिए तैयार होते हो तो ज़बरदस्ती भी रिटायरमेंट करवाया जा सकता है। लेबर पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, किस तरीके से उनको जो है ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से उनको एम्प्लॉय किया जाता है, वो सारे कायदे कानून चेंज करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा विगिंस को रोकना पड़ेगा। देन जो सिक यूनिट्स हैं, जिन यूनिट्स का पता है कि जो इंडस्ट्रीज़ या अदारे जो हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं हैं, काफ़ी टाइम से नहीं है, तो या तो उनको रिवाइव करने का प्लान करना चाहिए। और ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में इंडिया में हुआ भी है जहाँ पे बाहर की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके मैनेजमेंट को हायर करके और कंपनियों को रिवाइव करवाया गया, यानी रिवाइव यानी पुनर्जीवित करना, है ना, तो उनको रिवाइव करवाया गया। और अदरवाइज यदि रिवाइवल के चांसेस ही नहीं है तो उनको क्लोज कर देना चाहिए। करप्शन को रोकने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, वो हम सबको पता है, यदि गवर्नमेंट की इच्छा हो तो। देन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैनेजमेंट जो है उस पर फिर अगेन हम फोकस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो बजाय के ऑर्गेनाइजेशन में लेने के वो उसको बाहर से हायर किया जाना चाहिए ताकि उनके तजुर्बों का फ़ायदा मिले और एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो। वो प्राइवेट सेक्टर से, हमने जैसे आधार कार्ड बनाना था तो हमने नंदन नीलकानी को इन्फोसिस से असाइन किया था, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें कर पब्लिक सेक्टर को रिवाइव किया जा सकता है। हालांकि पब्लिक सेक्टर का रोल जो है लगातार घटता जा रहा है, लेकिन अभी भी इसकी अहमियत जो है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको समझ आया। यदि समझ आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद बहुत बहुत।